हेलो माय डियर CUET एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है उसको कैसे भरना है और भरने से पहले क्या बातें जान लेनी है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि CUET है क्या चीज़। मैं टाइम नहीं लूँगा आपका ज़्यादा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, ये है। PG लेवल का फॉर्म अभी आया है, UG लेवल का पहले ही आ चुका था। 2023 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उसमें कुछ चीज़ें नई हैं पिछले साल के मुकाबले, और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। वो सब कुछ जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं एक प्रोसेस आपको बता देता हूँ। देखो, NTA जो है आपका एग्ज़ाम करवा रहा है भाई, ठीक है, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ के जो है आपके एक कॉन्टेक्ट इसमें बना हुआ रहता है। क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है NTA को कहेगी कि हम अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाना चाहते, आप ये जो CUET करवा रहे हो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी का ये वाला कोर्स भी डाल दो, ठीक है। और मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपकी ये भी क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से लोग मेरे से आके इन दिनों पूछ रहे हैं कि सर क्या जामिया CUET में चला गया, क्या BHU उसमें चला गया है, क्या वो यूनिवर्सिटीज़ में आ गई है। तो आपका सवाल ही गलत है। कोई भी पूरी यूनिवर्सिटी CUET में आए या ना आए इसका मतलब नहीं है भाई। जैसे जामिया है, जामिया के कुछ कोर्सेज जो है CUET में है, JNU के कुछ कोर्सेज जो है CUET में है, BHU के कुछ कोर्सेज जो है CUET में है, IPU के कुछ कोर्सेज जो है CUET में है। तो आप ये कहो कि फलनी यूनिवर्सिटी CUET में आ गई है क्या, तो ये क्वेश्चन गलत है। उस यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा, ये क्वेश्चन आप कीजिए कि जामिया के MA मास कम्युनिकेशन का पेपर जो है कैसे होने वाला है। क्या जामिया खुद करवा रहा है? जी हाँ, CUET में नहीं है, लेकिन जामिया के बहुत से कोर्सेज जो है CUET में है। तो बहुत से लोग इसी में क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन गलत होता है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि वो जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसके सारे कोर्सेज CUET में नहीं है। जैसे कि मैं आपको IMC का ही एग्जाम्पल दूँ। IMC के 5 कोर्सेज जो है CUET में है। IMC के जो रीजनल कोर्सेज जो है वो CUET में नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। और सबसे पहले CUET का फॉर्म भरने से भी पहले आपको जो काम करना है वो है अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप CUET का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, पहले उसकी वेबसाइट पे जाके देखो कि उसके इंस्ट्रक्शन क्या है, वो आपसे क्या कहना चाह रही है। उसके बाद जो है CUET का फॉर्म भरना, उससे पहले फॉर्म मत भरना, ठीक है। जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 20 मार्च की आधी रात से फॉर्म आए हैं, ठीक है, और कम से कम जो है 45 दिन फॉर्म रहते ही रहते हैं, ठीक है। हालांकि अभी 1 महीने का टाइम दे रखा है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक फॉर्म रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के इतने सारे कोर्सेज हैं जिसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 45 डेज़ का टाइम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो NTA जो है CUET का एग्ज़ाम करवा रहा है, किसके लिए? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सेंट्रल लेवल की भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो सकती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी हो ही, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। IMC कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है बस, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। UGC के नॉर्म्स भी जो है IMC पे लागू नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी CUET में आ सकती है। तो CUET में कोई भी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ सकती है, इंस्टीट्यूट भी आ सकता है। पहली बात ये कि जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना हो उसकी वेबसाइट पर चले जाना, उसके बाद में जो है CUET का फॉर्म भरना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नोटिस की कि इसमें क्या लिखा है। ये लिखा है कि 20 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 1 महीना एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे, ये इसका बेसिक सा कहना है। बाकी 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ये इसका कहना है। तो कुछ खास इसमें लिखा हुआ नहीं है। जो भी डिटेल्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है और वेबसाइट पे आती रहेगी। तो हम सबसे पहले एक बार वेबसाइट पे चलते हैं और आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आप गूगल पे ये लिख दोगे CUET PG, ठीक है, इतना लिखते ही जिस पे आप क्लिक करोगे वो आपकी मेन वेबसाइट ये खुल जाएगी, ठीक है। अब इस वेबसाइट के खुलने के बाद आप ये देखिए कि आपको यहाँ पर तो दिखाएगा नोटिस, जो भी नोटिस आते रहेंगे आगे यहाँ पर आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर 2 सेक्शन है न्यूज़ एंड इवेंट्स का, इसमें भी जो है आप ध्यान रखें, ठीक है। इसमें भी जो है कई बार फाइल आती है और आप चेक करना भूल जाते हैं, तो इन दोनों को चेक करें जब भी आप यहाँ पे चेक करते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन वाले पे क्लिक कीजिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और जिस पेपर कोड का आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वहाँ
उसका सिलेबस भी जो है यहाँ इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए लिंक जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ CUET PG यहाँ पे नीचे दे रखा है। इस पे जब जैसे ही आप ओके कर दोगे तो आपका जो है ये आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन खुलेगा कि ये इंस्ट्रक्शन है। अब देखो जो फॉर्म है वो फॉर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या है, आपका नाम, आपका पता और उसके बाद OTP आके आपके मोबाइल और ईमेल जो है वेरीफाइड होंगे, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन में 3 चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में, और उसमें एड्रेस भरते हुए किन बातों का ध्यान रखना होगा वो भी बताऊंगा। जैसा एड्रेस भरोगे वैसा ही एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर आपकी एड्रेस भरने के हिसाब से अलॉट होता है। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत से लोगों को लास्ट ईयर नहीं पता थी, इस वजह से उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है उनके हिसाब से नहीं आ पाया, बिना मतलब के पैसे खर्च करने पड़े ट्रेवलिंग के, परेशान हुए वो अलग, ठीक है। तो कई चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसकी जो फीस वगैरह क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो है हम चलते हैं, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें हैं सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको एक ही फाइल में मिल जाएगी जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो सबसे पहले नोट कर लेना वो क्या कि फीस क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी फॉर 3 पेपर्स। अगर आप मान लीजिए 3 पेपर देते हैं, ठीक है, आपने एक तो ये पेपर दिया, ठीक है, फिर आपने जो है एक पेपर और देना चाहते हैं, ठीक है, फिर आप जो है एक पेपर और देना चाहते हैं, तो अगर आप 3 पेपर दोगे टोटल, ठीक है, तो फीस सेम ही रहेगी, 1000 रुपये ही रहेगी। एक पेपर दोगे तब भी वही फीस है, 2 पेपर दोगे तब भी वही फीस है, 3 पेपर दोगे तब भी वही फीस है। लेकिन चौथा पेपर भी अगर आप देना चाहते हो तो 500 रुपये पर पेपर के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। 500 रुपये पर पेपर के हिसाब से जो है आपके फिर बढ़ेंगे। तो ये इसकी कहानी है। यहाँ पे ये जो आपको फीस दिख रही है 1000 फॉर एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आपकी जो दिख रही है एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉस्ट आ रही है 1000 आ रही है। लास्ट ईयर ये 800 रुपये थी, ठीक है। और यही सेम प्रोविज़न था कि अगर आपको 3 पेपर तक अप्लाई कर रहे हो तो फीस जो है आपकी सेम ही रहेगी। चौथा पेपर अगर आप दोगे तो फीस जो है बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे छूट भी है, OBC वालों को भी छूट है, SC ST वालों को भी छूट है, PWD वालों को भी छूट है, और जनरल में EWS वालों को भी जो है यहाँ पे 200 रुपये की छूट है, ठीक है। तो फॉर्म भरने में एप्लीकेशन फ़ी के अंदर छूट दे रखी है। और यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 500 रुपये बढ़ेंगे जनरल के लिए, अगर आप चौथा पेपर भी दे रहे हैं तो 400 रुपये ही बढ़ेंगे OBC जनरल EWS वगैरह के लिए, ठीक है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे करेक्शन भी होगा। जो भी आपने फॉर्म भरा, अभी आपने फॉर्म भर दिया, पहले तो ध्यान से भरना है फॉर्म भरने के बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है। करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, जब फॉर्म सबके कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर्म की डेट चली जाने के बाद 2 या 3 दिन के लिए केवल करेक्शन विंडो ओपन होता है। मान लो कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भर रहे थे, आपने कुछ उसमें मिसमैच कर दिया, ठीक है, तो फिर आप जो है ठीक कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आपका नाम ही पूरा आपने गलत लिख रखा है। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो भी चेंज होने की संभावना रहती है, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रोविज़न है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, मतलब फॉर्म भरते समय बताऊँगा। उससे आधार कार्ड का भी क्या कनेक्शन है, आधार कार्ड को लेकर भी जो है आपको चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अगर आपने आधार कार्ड का पूरा नंबर दे दिया तो फिर उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले यही कह रहा है कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरो तो इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़ लेना, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो है आप अपनी फ़ोटो की साइज़ ये रखना और सिग्नेचर की साइड वो रखना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरा रहे हो, ठीक है, तो बढ़िया ही चीज़ है, लेकिन खुद फॉर्म भरे तो और अच्छा है। और ये जो आपके फ़ोटो को मतलब रीसाइज करना होता है, या 200 KB में बनाना है, 100 KB में बनाना है, हर एप्लीकेशन फॉर्म का अलग अलग इंस्ट्रक्शन होता है। तो फोटोपिया जैसी कुछ वेबसाइट्स हैं उसका यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, उसका यूज़ करके आप इजीली जो है सही वे में आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हो। और जो लोग फॉर्म भरते रहे हैं उनको तो वैसे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये है बेसिक इंस्ट्रक्शन जो आपके ज़्यादा काम के नहीं है, मैं इसमें आगे डिस्कशन करूँगा, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है।
कि एक तो मैंने आपको ये कहा कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है कि यूनिवर्सिटी आपसे क्या कह रही है उसको लेकर, वो आप सबसे पहले चेक करें। और जिस भी पेपर को आप ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसका पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, उसको भी आप देख लें कि उसका पेपर क्या है, उसका पेपर, ठीक है, और उस पेपर का पैटर्न क्या है। जैसे कि मान लीजिए आईएमसी की बात करूँ तो COQP17 ये पेपर कोड है। पहले इसका नाम PGQP40 था लास्ट ईयर तक, अब ये यहाँ से ये हो गया है। CO मतलब कॉमन, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन पेपर 17, ये इसका एब्रीवेशन है। तो यहाँ पर ये देखिए कि 17 से लेके 22 तक ये भी इसमें आ गया, मतलब कि 2A आपके पैटर्न का जो टाइप है, जो नाम है, वो 2A है, जो कि लास्ट ईयर के जैसा ही है। पार्ट A पार्ट B पैटर्न को लेकर मैं डिस्कस करवा चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। पैटर्न जो है लास्ट ईयर के जैसा ही इसके अंदर रहा है। यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में आपको बता दूँ तो ये है कि भाई साहब पार्ट B अगर इसका है ना, पार्ट B वो बाइलिंगुअल ही आएगा, आपको उसमें लैंग्वेज चूज़ नहीं करनी होगी। पार्ट A के लिए जो है आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, जो अभी मैं वापस फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम सबकी सेम है, ठीक है, कोई भी जो क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी नेगेटिव मार्किंग। इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए आपको 1 नंबर आपका जो है काट लिया जाएगा, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसलिए जो है 400 नंबर का आपका जो है पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या CUET PG का फॉर्म भरने के लिए कोई एज लिमिट है? तो देखिए यहाँ पर एनटीए आपसे डेटा कलेक्ट कर रहा है। एज लिमिट का क्राइटेरिया पर्टिकुलरली जो यूनिवर्सिटी है, जो भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, अपने काउंसलिंग फॉर्म के टाइम में कंसीडर करेगी। जैसे आईएमसी के अंदर एज क्राइटेरिया है, जनरल के लिए 25 साल है, ठीक है। तो यहाँ पर एनटीए आपको नहीं रोकेगा अगर कोई 26 साल का व्यक्ति जो है फॉर्म भर रहा है तो। लेकिन काउंसलिंग फॉर्म भरते समय वो आईएमसी खुद अपना काउंसलिंग फॉर्म भरवाएगा, वो एनटीए की वेबसाइट पे नहीं होगा, वो उसकी वेबसाइट पे होगा, या आपको लिंक दूसरा दिया जाएगा कि पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे जाके जो है अपना काउंसलिंग फॉर्म भरिए, ठीक है। तो वो काउंसलिंग के टाइम की बातें हैं, एज का क्राइटेरिया, ठीक है, ग्रेजुएशन में कितने मिनिमम परसेंटेज चाहिए, वो CUET से उसका कोई मतलब नहीं है। CUET सबके लिए अलाउ करती है। अगर कोई 50 साल का व्यक्ति और 33% मार्क्स के साथ में भी जो है ग्रेजुएट है, वो भी CUET का फॉर्म भर सकता है। CUET उसको जो है मतलब एनटीए जो है उसको एग्ज़ाम देने से नहीं रोकेगा, एनटीए को उससे मतलब नहीं है। एनटीए का काम क्या है कि सारा डेटा कलेक्ट करना। एनटीए की 2 काम है यहाँ पे। पहला काम है डेटा का कलेक्शन, कि आपका नाम, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, इसके रिगार्डिंग जितना भी आपका डेटा है वो सब कुछ कलेक्ट करके किसको भेजना, अपनी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को भेजना, ठीक है। फिर दूसरा काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, एग्ज़ाम लेना, फिर उस एग्ज़ाम के जो स्कोर है वो भी उस यूनिवर्सिटी को भेजना। तो पहला काम डेटा कलेक्शन हो रहा है फॉर्म भरते समय, दूसरा आपका एग्ज़ाम लेगा, उसका जो स्कोर आएगा वो भी यूनिवर्सिटी को भेज देगा। तो स्टूडेंट्स के डेटा भेज दिए, स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड भेज दिया, ठीक है। फिर स्टूडेंट आपके पास आएगा खुद चल के कि भाई साहब हमने उसका एग्ज़ाम दे दिया था, जैसे कि आपकी वेबसाइट पे इंस्ट्रक्शन था, अब हमारी काउंसलिंग करके हमको एडमिशन दीजिए, हमने देखो अच्छे नंबर बनाए हैं, ठीक है। तो ये तो एज क्राइटेरिया वगैरह कुछ भी नहीं है CUET का फॉर्म भरते समय। रिजर्वेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि नेशनल लेवल पर जो है लागू होता है, या पर्टिकुलर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से रिजर्वेशन जो है लागू होगा। तो वो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वैसा ही है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि नेशनल लेवल पर रिजर्वेशन की तो 27% है OBC के लिए, ठीक है, 15% है SC के लिए, और 7.5% है आपका ST के लिए, 10% है आपका EWS के लिए, PWD के लिए भी है, एक्स सर्विसमैन वगैरह के भी जो है यहाँ पे आपसे डेटा ले रहा है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी पे लागू होता है कि नहीं होता वो देखना पड़ेगा। जैसे कि इस यहाँ पे फॉर्म भरते समय एक्स सर्विसमैन आप हो कि नहीं हो, आप किस कैटेगरी से जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपसे जान रहा है। लेकिन मान लीजिए आप आईएमसी में जा रहे हैं तो आईएमसी में एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, बस आईएमसी में बस इतना ही रिजर्वेशन है, ठीक है, या फिर PWD के लिए रिजर्वेशन है, इसमें और कोई भी जो है रिजर्वेशन नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी जो है रिजर्वेशन प्रोविजन है, लेकिन कुछ जगह पे मिल भी पाता है, लेकिन कुछ जगह नहीं भी मिल पाता।
कुछ ऐसा सीन है। उसके बाद ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसा एड्रेस आप दे रहे हो एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय, उसी के हिसाब से जो है आपको सेंटर एलोकेशन या सेंटर के ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। आपने परमानेंट एड्रेस में और प्रेजेंट एड्रेस में राजस्थान डाला तो आपको राजस्थान में ही सेंटर दिखाई देगा। आपने एक में डाला राजस्थान, दूसरे में डाला बंगाल, तो आपको राजस्थान और बंगाल दो जगह में जो है सेंटर दिखाई देंगे, न कि पूरी लिस्ट एक साथ आपको ओपन होगी। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एड्रेस को बहुत सही से आपको भरना है। जहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है उसके हिसाब से जो है आप अपना एड्रेस डालना, नहीं तो एग्जाम सेंटर चूज करने में आगे दिक्कत होगी। इसका जो मतलब है यही है, ठीक है। और दो ऑप्शन आपसे मांगे जाएंगे, दो चॉइस आपसे मांगी जाएगी, एक पहली चॉइस और दूसरी चॉइस कि पहला सेंटर आप कहाँ चाहते हो, यहाँ न मिल पाए तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो दो चॉइस में से आपको जो है एक ना एक सेंटर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एग्जाम आपका कैसे होगा उसको लेकर भी जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये COQP 17 है, ठीक है, ये मास कम्युनिकेशन का जो है पेपर कोड है। अब इसका एग्जाम हमेशा 4th स्लॉट में, 4th डे इवनिंग में होता है, ठीक है। ये सब स्लॉट भी जो है आपके इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखे हुए आपको मिल जाते हैं। तो आपको अगर इवनिंग में एग्जाम देना है तो कब जो है सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है, ये सब भी लिखा हुआ है। तो आपको 1 बजे जो है आपको सेंटर पे पहुंच जाना होगा। एंट्री टाइम ये दे रखा है और आपका एग्जाम का टाइम जो है इस हिसाब से चलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, लॉगिन का, टेस्ट कमेंट्स का, टेस्ट इंक्लूड्स का, मतलब कितना 5 बजे तक जो है इसका एग्जाम चलना है। तो आपको पहुंचना कितने बजे है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 2:30 बजे पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 3 बजे से है, ठीक है। बाकी जो लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं वो जल्दी भी पहुंच सकते हैं। ये 1 बजे से पहले तो एंट्री हो ही नहीं सकती, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे के आसपास आप पहुंच जाइए। 3 बजे से आपका एग्जैक्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 2:50 पर आपको कंप्यूटर पे बैठना ही है। 10 मिनट तो आपको पहले अपना देख लेना है कि हाँ, जिसका एग्जाम में देने के लिए आ रहा हूँ वही पेपर कोड का है कि नहीं है, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड दिखाना है, चेक करवाना है, ये सब चीज़ें सेंटर पे है। तो ये टाइम भी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और सेंटर पे जो है आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करवा के लेके जाना है। एडमिट कार्ड हमेशा जो है A4 साइज़ के पेपर पर प्रिंट होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी जो है आपको एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो एडमिट कार्ड के साथ में लेके जानी है। एक आपके साथ में जो है ID कार्ड भी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड भी आपको साथ में लेके जाना है। और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपको उस समय लेके जाना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ की एक बॉल पेन भी आपको जो है एग्ज़ाम में लेके जाना है। आप मान लीजिए पार्ट A का एग्ज़ाम देंगे तो कैसे देंगे, आपको कुछ लिखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तो पेन चाहिए होगा, तो बॉल पेन ही यूज़ करें। ब्लैक या ब्लू में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रफ वर्क के लिए आपको जो है पेपर मिलेगा। रफ काम करने के लिए आपको घर से कुछ भी लेकर नहीं जाना है, वहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बस पेन अपना घर से लेके जाना है, रफ काम के लिए पेज जो है मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको अपना पेपर कोड चेक करना है। जैसे कि IMC की अगर हम बात कर रहे हैं तो IMC का पेपर कोड ये लिख के दिया है उन्होंने कि IMC का PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, RTV, डिजिटल मीडिया, ADPR, ये जो 5 कोर्सेज हैं IMC के, ये CUET के इस वाले पेपर कोड में हैं, ठीक है। कौन से वाले में? COQP 17 में। फिर से एक बार लिखता हूँ बड़ा बड़ा, COQP 17, ये आपका पेपर कोड है। जो पहले PGQP 41 था, इस साल चेंज होके इसका नाम जो है बदल दिया है कॉमन क्वेश्चन पेपर 17, ठीक है। ये आपको याद करना है और जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको इसका यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, इसका ये कोर्स है। ये पैटर्न भी सामने लिख के दिया है और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी जो है लिख के दी है, ठीक है, कि बस आपकी बैचलर डिग्री हो जानी चाहिए। कितने मिनिमम परसेंटाइल के साथ में होनी चाहिए ये इसमें नहीं लिखा है। तो मतलब कि एलिजिबिलिटी ये है कि बस ग्रेजुएट हो, आप कितने परसेंट से हो इसको IMC से कोई मतलब नहीं है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो भी आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ही मिल जाएगा।
तो अब जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, आपने ये स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, या आपने पूरी फीस वगैरह इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ा, जो आपको खुद से पढ़ने चाहिए एक बार कि ये कह क्या रहा है, और नीचे इसको एग्री करने के बाद आपने प्रोसीड किया इसको। तो जैसे ही आपने प्रोसीड किया, ये आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने के बाद में यहाँ पर जो है आपके मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ आएगा। फिर आपसे जो है आपका एड्रेस मांगा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस एड्रेस को उसी हिसाब से भरना है जिस हिसाब से आप अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फेक भर देना है भाई। ऐसा है ना कि आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के कहीं रहने वाले हो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यार एड्रेस में क्या है, मैं तो अपने घर का ही एड्रेस डाल देता हूँ। तो आपने प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एक ही डाल दिया, आलस के चक्कर में कि दोनों अलग अलग कौन भरेगा, एक ही घर का डाल देते हैं। अब आप रहते हो दिल्ली में, हो आप मध्य प्रदेश के, ठीक है, आपने घर का डाल दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मध्य प्रदेश ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, जबकि आप दिल्ली में रह रहे हो, आप एग्ज़ाम दिल्ली में देना चाहते थे, लेकिन एड्रेस आपने क्योंकि केवल मध्य प्रदेश का ही डाला है, तो एग्ज़ाम का सेंटर आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा, ठीक है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ आप रह रहे हो उसका एड्रेस अलग डालो और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अलग डालो। हाँ, अगर सेम ही है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं और वहीं पर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जिसका आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर आपने बेसिक डिटेल अगर भर दी तो उसके बाद में रिव्यू करने के लिए जो है पूरा आएगा, और रिव्यू करके हर जगह पे टिक लगा के आपको जो है आगे बढ़ जाना है। कम से कम 2 बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी यहाँ पर इस स्टेज पे आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपके नाम में इश्यू है, जेंडर में इश्यू है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें चेंज हो नहीं पाती है करेक्शन विंडो में भी। करेक्शन विंडो में कुछ बेसिक चीज़ें अपडेट हो जाती है, लेकिन नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब गलत मत डालो। 4 बार पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखो ताकि आपको पता तो चले कि आपने भरा क्या था, ठीक है। तो रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे, आप इस स्टेज पे पहुँच जाओगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका कंप्लीट दिखाई देगा। फिर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की ओर बढ़ना है। फिर आपको इतनी चीज़ें करनी है, ठीक है, कि फिर से आपको जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपने जो ऐड की है उसको देख लेना है कि हाँ ठीक है। अगर ये ठीक है तो पर्सनल डिटेल आपको भरनी है। पर्सनल डिटेल में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, कि फिर से आपका नाम, जेंडर वगैरह तो पहले से ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे नेशनलिटी वगैरह भी लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी भरनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो कि आप किस कैटेगरी से हो, ठीक है। स्पोर्ट्स डेटा वगैरह ये जो भी है आपका वो भी भर देना। अगर आप कहीं हो, एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट कोटा अगर कुछ मिलना है तो वो सब भी भर के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आधार कार्ड वाला ध्यान से देखिए कि मामला क्या है। अगर आपने आधार कार्ड दे दिया, यहाँ पे टिक करके आधार नंबर आपको यहाँ पे पूछेगा, आधार कार्ड आपने डिटेल दे दी, तो अब जो आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें किसी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में डेटा गलत है, ठीक है, तो बीच वाला ऑप्शन दे रखा है कि मेरी आधार कार्ड की जानकारी और यहाँ पे फॉर्म में जो जानकारी मैंने भरी है, इन्फॉर्मेशन भरी है, उसमें मिसमैच है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। ऐसा नहीं कि अरे चलो आधार कार्ड मांग रहा है, अभी देता हूँ इनको आधार कार्ड। फिर कहा कि सर पता नहीं कैसे मेरा तो नाम भी गड़बड़ आ रहा है इसके अंदर। नाम गड़बड़ इसलिए आ रहा है क्योंकि आधार कार्ड में वो डेटा था। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने आधार कार्ड अपडेट कर दिया तो आपकी जो बेसिक डिटेल है, जो आपकी पर्सनल डिटेल है, वो पहले आधार कार्ड वाली मान्य होगी। तो आधार कार्ड जिसका भी गलत है वो यहाँ पे सही से ऑप्शन चूज़ करें, या फिर आधार कार्ड अपना शेयर यहाँ पे नहीं करने का भी ऑप्शन दे रखा है तो शेयर नहीं करें। तो ये ज़रूरी चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए थी। तो आपने कितनी चीज़ें भर दी, कॉन्टैक्ट डिटेल भर दी, पर्सनल डिटेल भर दी, आधार कार्ड की डिटेल भी भर दी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, ठीक है। इसके बाद आपको टेस्ट पेपर का कोड सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि कोड होता है हर एक पेपर का, उस कोड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और साथ में नाम भी लिखा हुआ आएगा। जैसे आपने सेलेक्ट किया COQP17, ठीक है, ये सेलेक्ट करने के सामने नाम भी लिखा हुआ आएगा मास कम्युनिकेशन। तो ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आगे की चीज़ें होगी नेक्स्ट वाले स्टेप में। और यहाँ आपको ये भी बताना है कि एग्ज़ाम सेंटर आपको कौन सा चाहिए। 2 ऑप्शन आपसे मांगे जा रहे हैं, 2 चॉइस जो है आपसे मांगी जा रही है, ठीक है।
और जैसा मैंने फिर कहा, मतलब फिर कह रहा हूँ कि जैसा एड्रेस दिया है उसी के हिसाब से यहाँ ऑप्शन आएंगे। फादर की और मदर की ऑक्यूपेशन, मतलब कि क्या काम करते हैं, और आपकी मदर और फादर की जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जैसे ही आपने जो जो कोर्स कोड चूज किए, मतलब ये लंबा भी हो सकता है, अगर मैंने तो यहाँ पे एक ही कोड सेलेक्ट किया है, अगर आप 2 करेंगे 3 करेंगे तो और ज़्यादा ऑप्शन आएंगे। हर एक पेपर कोड का जो है आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी कि ये वाला फलना पेपर आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया COQP 17। अब इस पेपर की मुझे लैंग्वेज चाहिए, मैं हिंदी से हूँ तो मैं हिंदी का सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आप देखोगे कि जो पार्ट ए है उसके लिए तो आपसे ऑप्शन मांग रहा है, लेकिन पार्ट बी के लिए ऑप्शन नहीं मांग रहा। ठीक है, तो ये COQP 17 जो है 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए पार्ट बी। पैटर्न आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, COQP 17 के जो 2 पार्ट है, हिंदी इंग्लिश, मतलब ये जो पार्ट ए है उसका हिंदी और इंग्लिश 2 में ऑप्शन है और किसी लैंग्वेज में ऑप्शन नहीं है। तो अब आपने हिंदी चूज किया तो पेपर आपका हिंदी में आएगा, केवल पार्ट ए वाला, और इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश में आएगा। पार्ट बी जो है बाइलिंगुअल है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन हिंदी में भी दिखाई देगा, वही सेम ही क्वेश्चन उसी स्क्रीन पे इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। तो पार्ट बी वाला जो क्वेश्चन होंगे 75 क्वेश्चन, वो सारे के सारे हिंदी में भी आप देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें देख के दो। दोनों में पढ़ के देना, दोनों में पढ़ के दो। लेकिन पार्ट ए के लिए आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, केवल उसी लैंग्वेज में आपको पेपर दिखाई देगा। पार्ट ए और पार्ट ए में हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो पेपर है अलग अलग होगा, दोनों एस्पायरेंट का जो है पेपर अलग अलग होगा। इंग्लिश वालों से इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाएंगे, हिंदी वालों से हिंदी ग्रामर के पूछे जाएंगे। तो आप जिसमें अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में अच्छे हैं तो इंग्लिश में, उस हिसाब से जो है यहाँ पे पार्ट ए की लैंग्वेज सेलेक्ट करें। फिर से कह रहा हूँ, पार्ट बी बाइलिंगुअल है, सबके लिए सेम है, उसके लिए लैंग्वेज चूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो परेशान नहीं होगी सर पार्ट बी की लैंग्वेज चूज करने का जो है ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट बी बाइलिंगुअल है। ठीक है, ये लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर पार्ट बी का जो है ऑप्शन नहीं दे रहे हैं लैंग्वेज चूज करने का, ये क्या बात हुई। ठीक है, तो नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ही बाइलिंगुअल है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। ठीक है, तो खैर ये था। अब इसके बाद ये है कि आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, 10th की, 12th की और अपनी ग्रेजुएशन की, तीनों की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, तीनों का डेटा जो है आपको अपलोड करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम डॉक्यूमेंट्स का इतना वो नहीं है अभी, केवल डेटा, केवल जो ऑनलाइन डेटा है वो कलेक्शन का काम हो रहा है। बाकी रियली में जो आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे ना, उसमें मार्कशीट जब आप अपलोड करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो है मेनली मैं कह सकता हूँ डिजिटल फॉर्म में जो है डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, ऑफलाइन फॉर्म वगैरह में कुछ भी डेटा कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और एजुकेशनल डिटेल भरने के बाद में आपको बस डायरेक्टली पेमेंट कर देना है, हो गया आपका काम। फिर एग्ज़ाम के लिए आप वेट कीजिए, और आंटी का काम इतना ही है कि आपसे सारा डेटा उसने कलेक्ट कर लिया है, अब एग्ज़ाम की डेट वो बाद में देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जो है अपना फॉर्म फिलअप करना है। और जो लोग COQP 17 अब मतलब कि मास कम्युनिकेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, IMC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लर्निंग ऐप पे एकदम ज़बरदस्त कोर्स अवेलेबल है, टू द पॉइंट सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, लर्निंग ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो, काम की बात बताई हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बता दो। टेलीग्राम चैनल है, उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम की जो मेरी आईडी है जिसमें आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं, उसकी लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा लंबा हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।